डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 के बाद आज हम लोग पार्ट 1 शुरू करेंगे। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 शुरू करेंगे। और जैसे कि हम लोग भारत का स्टार्टिंग भूगोल सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे और देखे थे पुराने वीडियो में। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो नए हैं, वो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इस पे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कर्क रेखा से शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि हमें पता है कि भारत को बीचों बीच से काट करके एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग भारत को 8 राज्यों से काटती है। अब 8 राज्य में से कौन कौन है? तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। और साथ में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी होकर के काटती है और गुजरते हुए वो आगे निकल जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि झारखंड की जो राजधानी है उसके बीचों बीच से होकर के ये कर्क रेखा गुजरा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है कि किस राज्य की राजधानी को काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड की राजधानी रांची को काटते हुए कर्क रेखा गुजरती है। और आप लोग रांची से हैं तो और ही बेटर है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे रांची में कांके में एक CIP है जो पागलों के लिए है, और वो यहाँ के अनुकूल वातावरण के लिए ही कांके में इसकी स्थापना की गई है। अब इसको अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो जैसे एक ट्रिक ये बनाया गया है, जैसे मित्र पर गमछा झार, यानी M से हो गया आपका मध्य प्रदेश, त्रि से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से रांची यानी झारखंड, ग से गुजरात, म से मिजोरम, झ से झारखंड, और इतने सारे राज्य हुए, अच्छा से छत्तीसगढ़। तो इतने सारे राज्यों को काटते हुए हमारा जो है कर्क रेखा गुजरा है। कर्क रेखा अगर देखा जाए तो भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बंटती है, जिसका दक्षिणतम हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय कोण शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्रों में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, जो बताता है कि ग्रीनविच टाइम से हमारा जो है भारत का समय में अंतर जो है 5.5 घंटा है। उसके आधार पर जो कर्क रेखा है वो समय को भी निर्धारित करके चला जाता है। अधिक, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको देशांतर रेखा बोला जाता है, और वर्टिकल लाइन होते हैं सीधी रेखा, जिन्हें हमें अक्षांशीय रेखा बोला जाता है। तो अगर अक्षांशीय की बात करें तो हमारा जो है अधिक अक्षांशीय विस्तार के प्रभाव दिन और रात पर प्रकाश डालता है। और केरल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में ये 5 घंटे का होता है। यानी केरल से लेह का अगर देखा जाए ऊपर से नीचे का देशांतरीय विस्तार का समय अगर देखा जाए तो कहीं पे 5 घंटा का समय अंतर हो सकता है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूर पर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ की सूर्य की ताप कम
पड़ता है और यहाँ पे शीत ऋतु होती है, यानी ठंडा अधिक लगती है और अधिक ठंड मिलती है। इसके विपरीत भारत की दक्षिण भाग जो केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है उसमें विषुवत रेखा से काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि इंदिरा कोल श्रीलंका के बाद हमारा विश्व को बीच से जाने वाली रेखा विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा से जो है केरल और तमिलनाडु नज़दीक होती है। यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट लंबवत पड़ती है, यानी सीधे पड़ती है, जिसके वजह से सूर्य का ताप अधिक होता है और केरल और तमिलनाडु में बहुत अधिक गर्मी होती है। खास करके तमिलनाडु में लगभग बहुत कम मौसम में बारिश होती है। वहाँ की अधिकांश बारिश से सिर्फ 1.5 महीना के लिए ही होती है, जो आपका सितंबर से शुरू होता है और आधा अक्टूबर जाते जाते सिर्फ रात रात को, कभी कभी दिन को हल्की फुल्की बारिश के साथ ही निकल जाती है। सांख्यिकीय एवं भौगोलिक आकार देखा जाए तो वर्ष 2011 से अब तक भारत की जो जनसंख्या है, सेंसस यानी जनसंख्या, ये भी आप लोग को अलग सेपरेट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2021 में होने वाली थी जनसंख्या की गणना, बट ये कोविड के वजह से हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चीज़ सेक्शन मतलब पारित नहीं हो पाया, जिसके वजह से अभी तक हमारा जो है जनगणना शुरू नहीं हुआ है। वो आशा करता हूँ ये सरकार का अगला निर्देश में ये भी शुरू हो जाएगा। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, यानी चाइना जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 136 करोड़ उसकी जनसंख्या है, जबकि भारत की 121 करोड़, और ये 2011 की जनगणना से अनुसार है। यह विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है, यानी पूरा भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की टोटल जनसंख्या से कंपेयर करेंगे हम लोग तो 17.5% निवास करती है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,68,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसका वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर, यानी कहा जा रहा है कि इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। तो इतने दूरी में जो है भारत अपना सीमा और स्थलीय भाग पर निवास करती है। अब आगे देखते हुए हम लोग चलेंगे कि भारत की स्थलीय व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा अनंत विशाल है, यानी भारत के जो ज़मीनी स्तर है, ज़मीन जहाँ पे पाई गई है वो ज़मीन बहुत लंबी चौड़ी एरिया में है। इसकी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की रेखा में लगभग दोगुनी है। स्थलीय भाग जो है तटीय भाग के दोगुनी है। तटीय भाग अब क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। तो जिस भाग से होकर के समुद्र गुजरा है, भारत के जिस भाग से होकर के समुद्र गुजरा है उस भाग को भारत का तटीय भाग कहा जाता है। अब अगर तटीय क्षेत्र देखेंगे जिस पे समुद्र की बाउंड्री राज्यों में लगा है, उससे 2 गुनी हमारा स्थलीय भाग है भारत में। भारत की स्थलीय भाग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा सबसे लंबी तट वाला राज्य, यानी बोला जाए कि किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा समुद्री क्षेत्र है तो ये हमारा गुजरात के पास है। भारत द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है एवं लक्षद्वीप समूह, ये दोनों तटीय रेखा पर सम्मिलित है और समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के समुद्री तटीय राज्य की बात करें जिन्हें कुछ यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के
तौर पर भी रखा गया है, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 1962 किलोमीटर है, गुजरात 1214, आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 906 और महाराष्ट्र 652, केरला 569, उड़ीसा 457, कर्नाटका 200 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157, लक्षद्वीप 132, गोवा 151, पुडुचेरी 31 और दमन एवं दीव 27। इतने किलोमीटर तक अगर देखा जाए तो इतने किलोमीटर तक अलग अलग राज्यों के जो है समुद्र की लंबाई है, जो राज्यों को सटते हुए समुद्र आती है। अब आगे बात करें कि भारत का समुद्री क्षेत्र जो होता है सी जोन, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पहला भाग बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग कहलाता है और तथा पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम पे अरब सागर तक और दक्षिण में हिंद महासागर को घेरती है। यानी भारत के ये मैप के माध्यम से आप लोग को जब मैप अध्ययन कराएंगे तो उस समय इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। यानी इस पर देखा जाए कि अगर भारत जो है एक हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर को दो भाग में बांटा गया है। एक पूर्वी भाग अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी भाग जो है अरब सागर है। इस प्रकार यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या होते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। तो भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत का उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों से घिरा है। जैसे भारत बोला जा रहा है कि पश्चिम की ओर से लेके उत्तर की ओर बढ़ते हुए पूरब तक आने वाली जो क्षेत्र है ये नवीन वलित पर्वत मतलब हिमालय पर्वत। यानी हिमालय को अगर देखा जाए, हिमालय का विस्तार हम जब आप लोग को बताएंगे तो वो हमारा एक सेपरेट चैप्टर होगा, जिसमें से आप लोग को भारत के सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर देखा जाए अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का ही एक विस्तारित रूप है। ये हमारा पाकिस्तान से सुलेमान पर्वत होते हुए हिमालय के और घूमते हुए अलग अलग नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी होते हुए इसको म्यांमार में आराकानियोमा होते हुए बीच में समुद्र का कुछ हिस्सा डूब जाता है, जिसके बाद ये आगे चल करके टापू के रूप में अंडमान और निकोबार बन के उभरता है। इसके अलावे दक्षिण और का भूभाग उत्तर से चौड़ा है। दक्षिण का जो भूभाग है, जमीनी क्षेत्र है, वो उत्तर की ओर से चौड़ा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर देखा जाए तो। साथ में अगर देखा जाए तो ये मैप के माध्यम से दर्शाया गया है कि समुद्री क्षेत्र जो है हमारा वो कैसे है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हमारा ये जो है अलग अलग यहाँ पे तट है, समुद्र के तट। सबसे पहले गुजरात वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, गुजरात वाला एरिया को कच्छ का तट कहा जाता है, कच्छ का तट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह घुसा है जिसको दमन और द्वीप कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है काठियावाड़ का तट, जो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक, गोवा का है कोनन तट, कर्नाटक का है कानावार तट, और ये केरला के आसपास है मालाबार तट, और ये तमिलनाडु का जो एरिया है इसको कोरेमंडल तट कहा जाता है। और ये हमारा उत्तरी सरकार तट, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है वो उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा का उत्कल तट और बंगाल का बंगा तट कहा जाता है। यानी इतने अगर देखा जाए तो 8 तट है।
भारत में सबसे अंतिम छोर पर भारत का मुख्य बिंदु आंतरिक रूप से लिया गया है, जो कन्याकुमारी के अंतर्गत है और जो इंदिरा पॉइंट है। जैसे पहले ही डिनोट किया गया था, आप लोग को बताया गया था कि भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट और भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है जो इंदिरा कॉल है, और सबसे पूर्वी जो है वो किबुतु और सबसे पश्चिमी गुजरात में गौरमुता है। अब अंतर्द्वीप थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निचला हुआ संकरा, यानी समुद्र की ओर स्थलीय भाग, समुद्र और स्थलीय भाग के बीच छोटा सा पतली सी रास्ता जो समुद्र के जल से घिरा हो, लेकिन एक छोटी सी पतली सी समुद्र की एक स्थल और समुद्र के बीच छोटा सा एक रास्ता कवर होता है, जिसको अंतर्यीय द्वीप कहलाता है या अंतर्यीय कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के जो हैं 28 राज्य, और पहले तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब ये घटकर 8 हो गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य 28 में बांटा गया। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत के राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भारत जो है वो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की स्थापना हुआ। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी राज्य गोवा है। क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब विदेशी अधीनस्थ क्षेत्र भारत और उसके समाकेन, यानी किसके अधीनस्थ कौन सा क्षेत्र था। जैसे चंद्रनगर जो था फ्रांस के अधीनस्थ ये क्षेत्र थे। चंद्रनगर 26 किलोमीटर, पुदुचेरी 280 किलोमीटर, क्लाइकल 135 किलोमीटर, माहे 59 किलोमीटर, यमन 15 किलोमीटर। इसके बाद पुर्तगाल में दादर, नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, इतने सारे चीज़ हैं जो अलग अलग भारत में शामिल होते गए, यानी अलग अलग डेट में भारत में जुड़ते गए हैं। पहले तो ये विदेशी बहुत लंबे समय तक विदेशियों के शासन में रहे, कब्जे में रहे, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के बाद ये जो है सारा विदेशी देश के द्वारा इनको छोड़ा गया और ये फिर से पुनः से भारत में शामिल होते चला गया। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जिसकी अलग अलग राजधानी है, अंडमान निकोबार की बात करें तो उसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसमें जिलों की संख्या 3 है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 249 किलोमीटर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, इसमें जिलों की संख्या 1 है और इसकी लंबाई 114 किलोमीटर है। दादर व नगर हवेली जो है इसका राजधानी सिलवासा है, जिलों की संख्या 1 है और क्षेत्रफल 451 किलोमीटर है। दमन और द्वीप जिसकी राजधानी दमन है, जिलों की संख्या 2 है, क्षेत्रफल 112 किलोमीटर है। दिल्ली, नई दिल्ली, जिलों की संख्या 11 और क्षेत्रफल 1403 किलोमीटर। लक्षद्वीप कावारत्ती, जिलों की संख्या 1 और डिस्टेंस दूरी अगर देखा जाए तो 32 किलोमीटर। पुडुचेरी, जिलों की संख्या 4 और क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 452 किलोमीटर, 92 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर 22, लद्दाख, लेह, जिलों की संख्या 2। यानी अगर देखा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक जिले पाए जाते हैं तो वो है जम्मू कश्मीर में 22 जिले। सेकेंड अगर हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए तो है नई दिल्ली, यानी दिल्ली जो है उसकी जिलों की संख्या है, डिस्ट्रिक्ट की संख्या वो 11 है। और एक चीज़ और, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर और सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो जैसे आप लोग को बताया जाता है कि दिल्ली जो है मात्र एक ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री हुआ करता है, क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के अधीन होता है। उसको चलाने के लिए राष्ट्रपति का
भागदौड़ होता है और उसके लिए वहाँ पे एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। बट हमारा जो है दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो है विधानसभाएं होती है जिसका चुनाव होता है, उसके बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। अब पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जिनको सेवन सिस्टर कहा जाता है, सेवन सिस्टर यानी 7 बहनें। पहला राज्य सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहे जाते हैं। जो इसके अलावे त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश को पूरी तरह से जो है टच करता है। मिजोरम भी कुछ हिस्सा बांग्लादेश को टच करता है, पश्चिम बंगाल भी टच करता है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो लाइन खींचा हुआ है उस सीमा लाइन को जीरो लाइन कहा जाता है। अब 7 पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, 7 सिस्टर जो हैं, वो प्रसिद्ध है। बांग्लादेश के समृद्ध 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ऑप्शन में रहते हैं कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का सीमा साझा बांग्लादेश से नहीं होता है। तो इसमें से मिजोरम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल। आप लोग ये मैप के द्वारा देख सकते हैं और ये नोट्स आप लोग को ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भेजें ताकि मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। और ये मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जो है ये टोटल इतने राज्य हैं, 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। भारत तथा विश्व की बात करें तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम की मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणीय विस्तार है, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत बसा हुआ है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों से मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान भी करता है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम पर एक महासागर यानी हिंद महासागर के नाम पड़ा है। इसका कारण यह है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण अंतर स्थिति एरिया कि किसी अन्य देश के पास नहीं है, यानी इतनी बड़ी एरिया किसी अन्य देश के पास नहीं है। इसकी विशालता के कारण ये उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है और भारत के नीचे पाए जाने वाली सागर हिंद महासागर कहलाई है। अब भारत के अंतरीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से भारत सबसे अधिक, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश से भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। वो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश और भारत के बीच जो तटीय रेखा खींचा गया है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ, जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ है। चीन 3488 किलोमीटर, जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, रेड क्लिफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्य से सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर, जो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। म्यांमार अगर देखा जाए तो 1643 किलोमीटर और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, जिसको डुरंड रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत और बांग्लादेश के साथ कौन सा रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। तो अफगानिस्तान से भारत का सबसे कम सीमा साझा 106 किलोमीटर होता है, जिसको डुरंड रेखा कहा जाता है। और सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो देश है भारत से वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, और इसकी जो रेखा है वो रेड क्लिफ कहलाती है। अब भारत के जल क्षेत्र, यानी भारत के अगर जलीय क्षेत्र, समुद्रीय क्षेत्र की बात करें तो भारत का जो समुद्रीय क्षेत्र है वो भारत के जलीय सीमा का मुख्य कारण ये 3 वर्गों में बांटा गया। पहला हो गया
प्रायदेशिक जल सीमा, यानी ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जो 12 समुद्री मील की दूरी, यानी भारत के जो समुद्री क्षेत्र है, किनारा वाला क्षेत्र है, उसमें से उसमें से एक सीधी रेखा खींच दी जाती है और वहाँ से लेकर के 12 समुद्री मील की जो दूरी है वो क्षेत्र प्रायदेशिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किसी भी तरह से भारत सरकार कर सकती है। अगर 24 समुद्री मील अगर जोड़ा जाए, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये वाला क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कहलाता है या कंटिन्यूअस जोन, और प्रायदेशीय क्षेत्र को टेरिटोरियल जोन कहा जाता है या टेरिटोरियल सी कहा जाता है। उसके बाद तीसरी अगर क्षेत्र बोला जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन यानी EER यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जो 24 से 200 समुद्री मील तक की दूरी होती है, जो 176 समुद्री मील की चौड़ाई तक स्थित घिरा होता है, जिसमें विद्युत शक्ति, मिसाइल परीक्षण और बहुत सारी चीज़, जैसे कभी बाहर अभी दुबई क्या किया, हाल में ही दुबई ने क्या किया कि बहुत सारे स्थलीय भाग की कमी की वजह से समुद्र में ही घर बनाना शुरू किया। तो वैसे ही अगर भारत के पास अगर स्थलीय भाग की कमी हो जाए तो आगे चल करके भारत भी समुद्र में घर बनाना शुरू करेगा। तो ऐसे के लिए भारत का जो है 200 समुद्री मील की दूरी जो है उसको उपयोग में ला सकता है। अब भारत की जलीय सीमा अगर बात करें तो भारत के बीच जलीय सीमा जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक की खाड़ी, पम्बन द्वीप या रामेश्वरम बोला जाता है, इसको मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है वो ग्रेट निकोबार जो है वो कहलाता है, ग्रेट निकोबार चैनल जो है वो कहलाता है। साथ में जो है भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा साझा करता है वो है जलीय भाग जो बनता है वो कोको चैनल, यानी ये कोको द्वीप जो है अंडमान निकोबार से थोड़ा सा दूरी पे स्थित है और वो म्यांमार और भारत के बीच की जो है सीमा साझा करता है, यानी वो कोको द्वीप यानी कोको चैनल कहा जाता है। कोको द्वीप के बीच से ही कोको चैनल निकलती है जो 0 डिग्री चैनल है। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल हैं, जैसे 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। मिनिकॉय यानी मालदीव की राजधानी जो माले है उससे थोड़ा सा ऊपर मिनिकॉय। उसके बाद है 0 डिग्री चैनल, 0 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को के मध्य में है। ग्रेट महान चैनल जो है ग्रेट निकोबार के मध्य पे स्थित है। पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। महिम क्रीक जो है वो पतली सी एक जलराशि है जो मुंबई के बीच से होकर गुजरी है। और कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में पाया जाता है। खंबात की खाड़ी गुजरात और नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर बसा है, यानी बना हुआ है खंबात की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप के मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, यानी अंडमान निकोबार अगर हम लोग देखेंगे तो अंडमान निकोबार का जो अलग अलग पार्ट्स है उसमें से एक दक्षिणीय भाग है और एक लघु अंडमान लिटिल अंडमान, तो वो दोनों के बीच जो होकर के जो पास गुजरा है पानी की एक पतली राशि जिसको दक्कन पास कहला जाता है। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अब अगर देखा जाए कि दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण साधन है, अगर देखा जाए कि सार्क कंट्री जो है, सार्क कंट्री दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देशों को इसमें शामिल किया गया। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश में से सार्क कंट्री जो जलीय स्थल से होकर के भी गुजरती है, बहुत सारे देश और बहुत स्थलीय भाग को लेकर के मिलाया गया है। तो सार्क कंट्री के सदस्यों की संख्या 8 है, जिसमें से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो ये 8 जो है इनको सार्क कंट्री में शामिल किया गया है। और ये देश के अलग अलग जो संगठन है ये अभी इसके बारे में भी बताया जाएगा। और इतना ही आज का जो वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और आशा और विश्वास के साथ मैं आपको इसी तरह से नोट्स और देता रहूँगा।
साथ में अभी एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी की काफ़ी वैकेंसियाँ आ रही हैं और सीएचएसएल भी आने वाली है। साथ में हमारा झारखंड स्टेट्स के भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाले हैं। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ें और नोट्स जो है वो नोट्स भी आप लोगों को जल्द चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद।